हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आइए आज के हमारे ज्योग्राफी के प्रीमिक्स को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है वो ये है कि ताजिकिस्तान को इनमें से कौन से नेशंस बॉर्डर करते हैं, कि कौन से देशों के साथ इसकी बाउंड्री लगती है। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे हैं: उज़्बेकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ऑप्शंस में से अपना सही ऑप्शन मार्क कीजिए। इसका जो सही ऑप्शन है वो है 1, 2, 3, 5 एंड 5 ओनली, क्योंकि आपको आइडिया होगा कि पाकिस्तान ऐसा इसके साथ नहीं लगता। क्योंकि 6th ऑप्शन सब में है तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 ओनली, 1 फर्स्ट ऑप्शन बाय द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। क्योंकि सेंट्रल एशिया के नेशंस हैं जो वो काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं और हमारा इंडिया का नेबरिंग रीजन भी है ये। इसकी वजह से आपको जो 5 सेंट्रल एशियन नेशंस हैं उनको बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। किसी भी टाइम ये क्वेश्चन आ सकता है कि इनको नॉर्थ टू साउथ अरेंज कीजिए, ईस्ट टू वेस्ट अरेंज कीजिए, या फिर इनके कैपिटल्स का नाम क्या है। कभी भी आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल्स अलॉन्ग विद देयर नेशंस आर करेक्टली मैच, तो वो भी आ सकता है। तो इन चीज़ों का आपने पहले ही ध्यान रखना है। तो बात करें कि ये क्यों न्यूज़ में थे, सबसे पहले आप इसके मैप को भी देख सकते हैं कि काज़ाकिस्तान इसके साथ नहीं लगता और यहाँ पर पाकिस्तान इसको टच नहीं करता, जिसकी वजह से ये दोनों ऑप्शंस गलत हो गए। तो बात करें कि न्यूज़ में क्यों थे, क्योंकि अभी हमारे हाल ही में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं जो वो ताजिकिस्तान के कैपिटल गए थे। इसके कैपिटल है दुशान्बे। तो वहाँ पर क्या चल रहा था, वहाँ पे 9th हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस चल रहा था अफ़गानिस्तान को लेके। अगर मैं बात करूं कि ये हार्ट ऑफ एशिया प्रोसेस क्या है, ये 2011 में एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ था बाय अफ़गानिस्तान एंड टर्की। और इसमें क्या बातें करते थे कि अफ़गानिस्तान में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उनको रिजॉल्व कैसे किया जाए। अब अगर मैं आज की बात करूं तो इनमें कितने पार्टिसिपेंट नेशंस हैं। इसमें 15 तो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ वो हैं जो हार्ट ऑफ एशिया रीजन से ही हैं। उसके बाद 16 सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं जो कि बियॉन्ड द रीजन है, और साथ में 12 रीजनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसको लीड कर रहे हैं, जो इसके प्रोसेस को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और इसमें कौन कौन सी बातें होती हैं, इसमें रीजनल सिक्योरिटी की बात होती है, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कॉर्पोरेशन की बात होती है, और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लिए जाते हैं ताकि अफ़गानिस्तान में दोबारा से पीस आ सके। अब जब हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर वहाँ पर गए तो वहाँ पर हमारे BRO के द्वारा एक हाईवे बनाया गया है जिसका नाम है दुशान्बे चोटुट हाईवे। ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कल को आपको आ जाए कि चोटुट जगह जो है वो कहाँ पर है, तो उसका आंसर हो जाएगा ताजिकिस्तान। काफ़ी बार ये ज्योग्राफी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो बिम्स्टेक में से है। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म अगर मैं बात करूं तो वो हो जाएगी द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। सबसे पहला पॉइंट कहता है दैट इट इज़ अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कंप्राइजिंग 11 मेंबर स्टेट्स लाइंग इन द एरियाज ऑफ बे एंड बंगाल। और सेकंड पॉइंट कह रहे हैं दैट दिस ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू बीइंग थ्रू द बैंकॉक डिक्लेरेशन। ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे हैं, प्लीज़ मार्क द राइट ऑप्शन। जो इसका सही आंसर है वो है 2 ओनली, क्योंकि ऐसा ये जो 11 मेंबर स्टेट्स है ये आपको अंदाज़ा होगा कि इसमें 11 नहीं है, इसमें सिर्फ 7 ही मेंबर स्टेट्स हैं, जिसकी वजह से हमारा पहला ऑप्शन गलत हो गया और इसका आंसर आ गया B, 2 ओनली। ये है आपके सामने मैप बिम्स्टेक का। इसमें जो 7 नेशंस हैं वो है श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, भूटान, म्यांमार और थाईलैंड। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये अभी हाल ही में इसकी 17th बिम्स्टेक मीटिंग हुई थी। और ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि म्यांमार में जैसे कि आपको पता है अभी मिलिट्री कू होके हटा है, जिसकी वजह से ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि म्यांमार इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, पर क्योंकि म्यांमार में पार्टिसिपेट भी किया जिसकी वजह से ये और लाइमलाइट में आ गया। और ये जो 17th बिम्स्टेक की मीटिंग थी इसको किसने चेयर किया था, वो था श्रीलंका। पिछले क्वेश्चन में मैं आपको एक और बात बताना चाहता था कि जैसे जो इस्तांबुल है वो किसकी कैपिटल है, वो टर्की की कैपिटल है, और इस्तांबुल एक बॉस्फोरस स्ट्रेट के ऊपर पड़ता है। मैं आपसे कमेंट्स में ये जानना चाहता हूँ कि जो बॉस्फोरस स्ट्रेट है वो 2 सीज़ को कनेक्ट करता है, तो आपने बताना है कि वो 2 सीज़ कौन सी हैं। ये आपकी एडिशनल लर्निंग के लिए है जो मैं चाहता हूँ कि आपको पता हो, और आप और बाकी स्टेट्स को भी इसके साथ देख लेना। इससे क्या होगा कि आपके साथ ब साथ और चीज़ों की भी तैयारी होती चलेगी। अगर मैं बिम्स्टेक की बात करूँ तो इसमें जो 7 मेंबर स्टेट्स हैं वो हाल ही में सब ने इस मीटिंग को अटेंड किया। अगर इसकी फॉर्मेशन की बात करूं तो ये 1997 में फॉर्म हुआ था। ओरिजिनली इसमें 4 नेशंस ही थे, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड, और बाद में म्यांमार, नेपाल और भूटान को ऐड किया गया।
बिम्स्टेक 2 रीजन्स को जोड़ता है, जो जहाँ पे 5 कंट्रीज़ हमारे साउथ एशिया रीजन से आती हैं और 2 कंट्रीज़ जो हमारे एशियन रीजन से आती हैं। सो एज सच ये एक ब्रिज की तरह काम करता है बिटवीन साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। अगर इसकी मैं पॉपुलेशन की बात करूं तो इसमें 1/5 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लाई करती है, जिसकी वजह से इसकी इकोनॉमिक रेलेवेंस बहुत बढ़ जाती है और ये कंबाइंड जीडीपी ऑफ 2.7 ट्रिलियन तक फॉर्म अप कर लेती है। इसमें काफ़ी सारे अनटैप्ड नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ये सब पॉइंट्स हमारे मेंस के लिए हैं, अगर आपका मन हो तो पढ़ लेना, एज सच प्रीलिम्स के लिए ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये है कि मलक्का स्टेट्स इसके पास है, बे ऑफ बंगाल के पास। आज से 3 साल पहले क्वेश्चन आया था हमारे प्रीलिम्स में कि जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है उसके पास इन 4 चीज़ों में से कौन सा सबसे पास है। उसमें जावा था, सुमात्रा था और 2 कैपिटल नेशंस और थे। तो ऐसी चीज़ों के लिए तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, जैसे अभी आपने मलक्का स्टेट पढ़ा तो उसको जाके उसके मैप को देख लीजिए, उसके जो आसपास के मेजर सिटीज़ हैं, अगर आप गूगल मैप भी खोलेंगे तो मेजर सिटीज़ आपको दिख जाएंगे। आपको एक आइडिया रहना चाहिए कि कैसे हम उन आंसर्स को भी कर सकें। जैसे इसके चलते अभी मैंने आपसे बॉस्फोरस स्टेट पूछ लिया तो आपको उसका आइडिया हो जाएगा। उसके आसपास कुछ कोई मेजर सीज़ हैं तो आप उनके लिए तैयारी कर सकते हैं। जैसे काफ़ी साल से ये क्वेश्चन आ रहा है कि मेडिटेरियन सी के बॉर्डरिंग स्टेट्स कौन से हैं। तो अगर आप अभी भी आपको ये नहीं आता, आपने इतनी तैयारी कर ली, आप अभी भी आपको ये सिंपल क्वेश्चंस नहीं आते, तो आपको अपनी तैयारी में थोड़े चेंजेस लाने की ज़रूरत है। जैसे मैं अगर बात करूँ तो मेडिटेरियन सी के नीचे जो अफ्रीका वाली साइड से जो नेशंस लगते हैं उसका काफ़ी सिंपल जो निमोनिक बन जाता है वो है मेटल। जैसे मेटल इसमें अगर मैं बात करूँ तो एम स्टैंड्स फॉर मोरक्को, इजिप्ट, तुनीसिया, अल्जीरिया और लीबिया। उसके बाद जैसे कैस्पियन सी का हम निमोनिक बना सकते हैं, उसका हो जाएगा तारीख। उसके साथ अगर ब्लैक सी की बात करूं तो उसमें हो जाएगा बटर जी। ये कुछ निमोनिक्स हैं जो मैंने अपने टाइम पे अपनी तैयारी के लिए बनाए हुए थे। तो आपके पास भी हर उस चीज़ के लिए अपना एक निमोनिक होना चाहिए कि मान लीजिए क्योंकि पेपर में आपके ऊपर काफ़ी प्रेशर होता है तो आपको ऐसे सब कुछ याद नहीं आएगा, पर अगर आपके पास वो काफ़ी सेट निमोनिक्स होंगे जिनको आपने प्रैक्टिस किया होगा तो आपको उन चीज़ों को रिवाइज़ करने में, उनको याद करने में, उनको रिकॉल करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आपने इस तरीके से अपनी तैयारी को करना है। और ज्योग्राफी में आपने बार बार जो मेजर सीज़ है, मेजर स्टेट्स हैं, उन सबको बार बार देखते जाना है। उससे क्या होगा कि आपके माइंड, बैक ऑफ द माइंड में वो चीज़ें छप जाएंगी और आपको ये क्वेश्चंस करने में भी कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। आई होप आपको ये मेरा आइडिया पसंद आया होगा। आगे हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब प्लैनेटिज्मल्स। सो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। सबसे पहला ऑप्शन कहता है दैट दीज आर द स्मॉलर बॉडीज विच एग्जिस्ट एट अर्ली स्टेज ऑफ द प्लैनेट फॉर्मेशन। सेकेंड पॉइंट कहते हैं दैट इट इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट्स इंटरनल स्ट्रक्चर। थर्ड पॉइंट में बात हो रही है दैट इट इज़ लोकलाइज्ड लम्प्स ऑफ गैस विद इन अ नेबुला। और फोर्थ पॉइंट कहता है दैट इट रेफर्स टू टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज विच कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ प्लैनेट्स। सो ऑप्शंस आपके सामने हैं, प्लीज़ मार्क द राइट ऑप्शन। अगर सही ऑप्शन की बात करूँ तो वो है ए, दैट दीज आर स्मॉलर बॉडीज विच एग्जिस्ट एट एन अर्ली स्टेज ऑफ द प्लैनेट फॉर्मेशन। ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, क्योंकि मैं आपको आइडिया देना चाहता हूँ कि ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि सीधा वो 1 वर्ड दे देंगे और पूछ लेंगे कि आपको इससे क्या आइडिया लगता है, ये किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है। 2 साल पहले एक क्वेश्चन आया था जो, अगर मैं सही से रिकॉल कर पाऊँ तो वो डायनासोर्स को लिंक करके था कि एक वर्ड दे दिया गया था वो जुरासिक पार्क के लिए था कि इस चीज़ के बारे में ये 4 ऑप्शन दे दिए गए, ये जो कीवर्ड है ये किस चीज़ को लिंक करता है। ऐसे ही सेट पैटर्न पे था। सो अगर ऐसी कोई चीज़ आपके न्यूज़ में रह रही है तो आपका फर्ज बनता है कि आपको उसके बारे में पता हो। काफ़ी बार प्रोबेबिलिटी होती है कि वो चीज़ सीधी उठा के एज अ 1 वर्ड आपको पूछ ली जाए। सो ये था, इसकी वजह से ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगर प्लैनेटिज्मल की बात करूँ तो ये क्या है, सो इट इज़ वन ऑफ अ क्लास ऑफ बॉडीज़ कि इसमें थ्योरी दी जाती है कि ये पहले स्टार्टिंग में बहुत ही डस्ट और गैसेस थे जो साथ साथ में ग्रेविटी की वजह से इकट्ठे होते गए, पास में आते गए, और टाइम के साथ इन्होंने किस चीज़ की शेप ले ली, इन्होंने ले ली ग्रेन्स की शेप, फिर पेबल्स की, बोल्डर्स की, और ये इतने बड़े होते गए कि पहले फ्यू किलोमीटर्स के थे, फिर उसके बाद फ्यू 100 किलोमीटर्स के हो गए। और जैसे जैसे ये बड़े होते गए इनका मास बड़ा होता गया, फिर और ग्रेविटी का वर्क इन पे लगने लग गया एंड दे अल्टीमेटली टुक द फॉर्म ऑफ अ प्लैनेट। सो आपने इसकी थ्योरी में नहीं जाना कि ये कैसे बने, क्या है, बस आपको ये आइडिया होना चाहिए कि जो प्लैनेटिज्मल्स हैं वो किस चीज़ के लिए स्टैंड करते हैं। सो अब आपने ये चीज़ कर ली।
सो अगर अगले क्वेश्चन को देखें वो है वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल के ऊपर। आई होप ये आपको पता होगा वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल क्या होती है, कि रेनफॉल किस पैटर्न में पड़ रही है, कि अभी आज बहुत पड़ गई, फिर बाद में कल को कम पड़ रही है, या एक सीज़न में बहुत ज़्यादा पड़ रही है और बाद में उतना उससे एसच नहीं पड़ रही। सो उसी को कहते हैं वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल, के कितना वेरिएंस है उस रेनफॉल को लेके किसी एक पर्टिकुलर एरिया में थ्रू आउट द ईयर। सो पहला क्वेश्चन ये कहता है कि ऑल्दो वेस्टर्न घाट्स रिसीव हाई रेनफॉल देयर इज़ नो रेनफॉल वेरिएबिलिटी। और सेकेंड ऑप्शन ये कहते हैं कि ऑल्दो राजस्थान रिसीव्स लो रेनफॉल देयर इज़ अ हाई रेनफॉल वेरिएबिलिटी। सो ऑप्शंस आपके सामने है, प्लीज़ मार्क द राइट ऑप्शन। अगर मैं इसके सही ऑप्शन आंसर की बात करूं वो ये है कि हाँ, राजस्थान में काफ़ी कम रेनफॉल पड़ती है पर वहाँ पर रेनफॉल वेरिएबिलिटी काफ़ी हाई है, और वेस्टर्न घाट्स में हाई रेनफॉल तो पड़ती है पर वहाँ पे नो रेनफॉल वेरिएबिलिटी नहीं है, बट कि बहुत ही लो रेनफॉल वेरिएबिलिटी है। सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया और हमारा जो सही ऑप्शन है वो है 2 ओनली बी। यहाँ पर गलत स्टेटमेंट दी गई है, गलत आंसर दिया गया है, इसका आंसर है 2 ओनली। आपको मैंने रीज़न भी बता दिया। ये है एक इंडिया का डायग्राम जहाँ पर दिखाया जा रहा है कि कितनी रेनफॉल पड़ती है। इसमें वेरिएबिलिटी नहीं दिखाई गई, इसमें सिर्फ ऐसा स्पेसिफिक अमाउंट दिखाई गई है। जैसे राजस्थान में 100 mm से कम पड़ती है, वेस्टर्न घाट्स में बहुत ज़्यादा पड़ती है, शैडो एरिया है यहाँ पर, वहाँ पे और भी कम है, सेंट्रल एरिया में मॉडरेट रेनफॉल है और नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी ज़्यादा पड़ती है। ये आपने जो कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना है, जिससे कि आपकी रिविजन भी हो जाएगी, कि एक लाइन होती है जो इंडिया के बीच में से जाती है, जो किस चीज़ को कनेक्ट करती है, इट कनेक्ट्स द एरियाज हैविंग सेम अमाउंट ऑफ रेनफॉल, जो उसको एक साल में रिसीव होती है। सो आपने बताना है इस लाइन को क्या कहते हैं, जो उन प्लेसेस को कनेक्ट करती है जहाँ पे सेम अमाउंट ऑफ रेनफॉल पड़ती है। ये आपके एनसीईआरटी में भी ये पॉइंट दिया गया है, सो प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन में बताइए। सो ये कह रहे हैं कि इंडिया में बहुत ही ज़्यादा रीजनल और टेम्परल वेरिएशन होता है रेनफॉल को लेके, और जो हमारा 80% ऑफ द एनुअल रेनफॉल है वो सिर्फ 4 रेनी मंथ्स में ही मिल जाती है हमारे को, जो कि है जून टू सितंबर, जिसकी वजह से इंडिया में बहुत ही ज़्यादा रेनफॉल वेरिएबिलिटी देखी जाती है। ये है वो एक मैप कि कहाँ पे कितनी वेरिएबिलिटी है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 80% से ज़्यादा वेरिएबिलिटी है, वो इधर 30 to 60% है, फिर 15 to 30% आ जाएगी, और यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स के थोड़े से हिस्से में लेस देन 15% है। तो ये है उस रेनफॉल वेरिएबिलिटी का मैप। आई होप आपको अब अंदाज़ा हो गया होगा जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था। अगर मैं पॉइंट्स की बात करूं तो द एक्चुअल रेनफॉल जो कई प्लेसेस पे तो ये देखा जाता है कि वो 20 से 50% की डेविएशन दिखाते हैं। अगर 25% से कम की डेविएशन है तो वो कौन से रीजन्स हैं, वो है वेस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न घाट्स, नॉर्थ ईस्टर्न पेनिसुला, ईस्टर्न प्लेन्स ऑफ द गंगा, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश। उसके साथ साथ जो जम्मू कश्मीर का साउथ वेस्टर्न पार्ट है वो भी 25% से कम वेरिएबिलिटी दिखाता है। और अगर मैं उन प्लेसेस की बात करूं जहां पर 50% से ज़्यादा वेरिएबिलिटी है, वो है वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो जम्मू एंड कश्मीर में दोनों जगहें हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें साउथ वेस्टर्न पार्ट में तो 25% से कम वेरिएबिलिटी है, और जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पर 50% से ज़्यादा वेरिएबिलिटी है, और इंटीरियर पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। तो ये हो गई बात हमारे रेनफॉल वेरिएबिलिटी की। लास्ट में भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आपके बेसिक ज्योग्राफी का क्वेश्चन है कि इन रिलेशन टू जियोमॉर्फोलॉजी ऑफ द अर्थ डायस्ट्रॉफिज्म में लीड टू, इनमें किस चीज़ों के साथ हम डायट्रॉफिज्म को रिलेट कर सकते हैं। सो हमारा सबसे पहला ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड माउंटेन्स, सेकेंड नंबर पे रैपिंग ऑफ अ लार्ज पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट, और थर्ड नंबर पे माइनर अर्थक्वेक्स। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आई होप आपको ये कंसेप्ट आता होगा। सो इसका जो सही आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। इसमें तीनों चीज़ें ही हैं जो वो डायस्ट्रॉफिज्म से रिलेट होती हैं। जैसे कि आपको पता हो कि डायट्रॉफिज्म क्या है, ये टेक्टोनिज्म का एक अलग से नाम है। जस्ट अ सेकेंड, ये टेक्टोनिज्म का अलग से नाम है जिसमें लार्ज स्केल डिफॉर्मेशंस होती है अर्थ क्रस्ट में। किसकी वजह से? नेचुरल प्रोसेसेस की वजह से। इसमें क्या क्या होता है? इसमें फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स होते हैं, ओशन बेसिस होते हैं, माउंटेन सिस्टम होते हैं, प्लेट्यूज, रिफ्ट, जो भी मेजर हमारे जियोलॉजिकल फीचर्स है हमारी दुनिया की, वो ऐसा डायट्रॉफिज्म की वजह से ही होते हैं। और जो हमारे क्वेश्चन में था कि फोल्डिंग फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड माउंटेन्स, रैपिंग ऑफ अ लार्ज पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट और माइनर अर्थक्वेक भी इसी की वजह से आते हैं। सो वही हमारे स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन में भी दिया गया है। सो उसी के साथ ये जो रेस्पॉन्स है इसमें दो तरह की मूवमेंट्स होती हैं। सबसे पहले लीनियर या फिर टॉर्जनल
हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, या फिर दूसरी तरफ जो होते हैं वो है वर्टिकल सबसिस्टेंस या फिर अपलिफ्ट ऑफ लिथोस्फीयर। एज सच ये काफ़ी डिटेल में प्रोसेस है सारा, सिर्फ आपका कंसेप्ट चेक करने के लिए हम थोड़ा सा क्वेश्चन लेके आए थे जिसके साथ हमारी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है। इन केस आपको ये कंसेप्ट नहीं आता तो एनसीईआरटी का पार्ट है, एनसीईआरटी मस्ट है आपकी प्रिपरेशन के लिए, प्लीज़ जाके पहले उसको तैयार कीजिए। जैसे मैंने पहले भी आपको आइडिया दिया कि आपके पास निमोनिक्स होने चाहिए, उसके साथ साथ जो भी आपके स्पेसिफिक सीज हैं, स्पेसिफिक स्ट्रेट्स हैं, वो आपको साथ में ही तैयार करनी पड़ेंगी। ये नहीं होगा कि आप किसी दिन उठेंगे और आप उसको साइड में तैयार करेंगे, एक स्पेसिफिक दिन लगा के तैयार करेंगे, तो आपको साथ साथ में ही सब करना पड़ेगा। आई होप आप तक ये आइडिया पहुँच गया होगा। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।